आज मैं सांवले शब्द के स्टूडियो में ना हो करके ईश्वर माइक के स्टूडियो में हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कृष्ण जी। एक ये अच्छी शायर भी हैं और एक अच्छी कवित्री भी हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका ईश्वर माइक के स्टूडियो में। तो आज की जो चर्चा रहेगी हमारी साहित्य पे लेकर के, लिटरेचर पे लेकर के और कविताओं पे लेकर के और शायरी पे लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, सांवले शब्द का बहुत शुक्रिया। आज उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में आने का और मुझसे बातें करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि जैसे एक स्टूडियो की, एक सांवले शब्द की परंपरा है कि कोई भी राइटर, कोई भी कवि, कोई भी शायर, कोई भी ख्याल लिखने वाला आता है तो हम उस बातचीत का स्टार्ट किसी शायरी या किसी कविता से करते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं। एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। जी बिल्कुल सर। दिल से क्या क्या बातें गुजरी तुम क्या जानो। वाह। दिल से क्या क्या बातें गुजरी तुम क्या जानो, करवट लेकर रातें गुजरी तुम क्या जानो। जी। बाहर बादल अंदर आंखें बरस रही थीं। बाहर बादल अंदर आंखें बरस रही थीं, कैसे वे बरसातें गुजरी तुम क्या जानो। वाह वाह वाह। कैसे वे बरसातें गुजरी तुम क्या जानो। बहुत बढ़िया। हर एक शख्स की एक जर्नी होती है कि वो कुछ ना कुछ सोच करके राइटिंग की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में उतरता है। संक्षिप्त रूप में मुझे ये बताइए कि कब आपको लगा कि आपको लिखना स्टार्ट करना चाहिए, या आपके मन में पहले से ही था कि मुझे कवित्री बनना है या शायरा बनना है? इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा कुछ था नहीं जी, लेकिन कविता के प्रति मेरी रुचि बचपन से थी। अच्छा। मुझे सुनना अच्छा लगता था और अपने जो कोर्स की किताब में कविता होती थी बड़े बड़े कवियों की, दिनकर जी की, निराला जी की, जयशंकर प्रसाद की, वो मैं पढ़ती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। जब हमारे यहाँ टीवी आया तो पहली बार मैंने मुशायरा देखा टीवी पर। वो लखनऊ दूरदर्शन की तरफ से था। उसमें जब मैंने उन लोगों को सुना मुझे बहुत ही पसंद आया और वो विधा, गज़ल कहने की, शेर कहने की, वो जो विधा थी मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं भी लिख पाऊँगी। लेकिन मैं निरंतर सुनती रही, उसको समझने की कोशिश करती रही, उस विधा को अपने अंदर उतारने की कोशिश करती रही। और एक दिन ऐसा हुआ काफ़ी अरसे बाद कि मैंने भी एक गज़ल लिखी जी। और मुझे बहुत पसंद है वो गज़ल, और मैंने जहाँ भी सुनाई है लोगों को भी बहुत पसंद आई है। तो फिर धीरे धीरे मैं उस क्षेत्र में मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखना शुरू किया। किसको पढ़ा आपने सबसे पहले? किसको? सबसे पहले मैंने बशीर बद्र साहब को सुना था। मेरे भी फेवरेट शायर है वो। बहुत ही बेहतरीन और गहराई लिए हुए उनकी बातें होती थी और वो बहुत अच्छी तरन्नुम में भी सुनाते थे। हाँ। मुझे बहुत पसंद आई थी उनकी। अच्छा। जी। वो उनकी एक लाइन है कि सरे राह उससे मिला नहीं, हाँ। कभी उसके घर में गया नहीं। वाह वाह वाह। मैं घने दरख्तों की छाँव हूँ, मुझे दिन का प्यार नहीं मिला। इस शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, मुझे उनकी कोई खबर नहीं, उन्हें मेरा कोई पता नहीं। बात है, वाह, बहुत खूबसूरत। ये सब शायरी सुन के मैं बड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत पसंद आती थी और मैं धीरे धीरे कोशिश करने लगी तो मैं कुछ कुछ लिखने लगी। बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जब जानकार लोग जब साथ में बैठते हैं और बातचीत करते हैं तरन्नुम की, पुराने शायरों की, जिनको हम क्लासिकल शायर कहते हैं और कंटेम्प्रेरी शायर भी कहते हैं, तो एक कैसा है, उनको सुनने का मन करता है। अभी आपने जैसे बात करी कि तरन्नुम में की बात हुई जी। तो अगर आप अपनी कविता या आपके फेवरेट शायर की कविता कोई है, आप तरन्नुम में अगर पढ़ना चाहें। जी, तो बशीर बद्र साहब की एक तरन्नुम, एक गज़ल थी जो जिस लय में थी, मैंने काफ़ी पहले 12-15 साल पहले मैंने उसी लय को कॉपी करके मैंने कुछ 2-4 पंक्तियाँ कही थी कि मेरा चांद तो तेरा चेहरा है, वाह, मेरा चांद तो तेरा चेहरा है, इसे क्यों न जी भर निहार लूं, तेरी धड़कनों की पनाह में मैं तमाम उम्र गुजार लूं, दुनिया की दुश्वारियों में है मुझको इतनी सहूलियत कि हाथ तेरा थाम लूं, जब चाहूं तुझको पुकार लूं, मुझे एक निगाह देखने का वक्त
तुम जो निकाल लो तो मैं आईने के सामने जुल्फ़े अपनी संवार लूं। वाह वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि आप अच्छी सिंगर भी हैं? बोला है, किसने बोला? बहुत लोगों ने। मैं जहाँ भी सुनाती हूँ लोग कहते हैं कि आप सुर में गाती हैं। हाँ। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मगर लोगों ने कहा है। और लोग कहते हैं कि तरन्नुम में आप सुनाइए। वही, जब भी आप किसी भी ओपन माइक में आती हैं, अक्सर मैंने ये फील किया है कि आप जो है तरन्नुम में जब गाती हैं तो वाकई में कैसा है ना कि किसी के दिल को, किसी के मन को कोई कविता छू जाए जी, तो वो सामने वाला शख्स जो परफॉर्म कर रहा है, सुना रहा, वो मन में जो है हमेशा याद रहता है। जी बिल्कुल। तो आप मतलब बहुत सी चीज़ें आपके पास। बात करेंगे आपके, आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर ज्योति कृष्णा। तो ये आपने PhD की हुई है? जी, मैं शादी के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद बच्चे छोटे थे तो मैं कुछ दिन उनमें, उनकी परवरिश में मेरा समय निकल गया। फिर बाद में मैंने PhD किया बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी में। अच्छा। तो उसके बाद मेरे साथ मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली। मैं डॉक्टर लगाती हूँ अपने नाम के साथ। अच्छा, आपकी कुछ बुक्स वगैरह हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जो जब मैंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने माइथोलॉजी पर लिखा, रामायण से जुड़े हुए सब्जेक्ट पर, महाभारत से जुड़े हुए सब्जेक्ट पर, और भी जो कुछ हम लोगों को बचपन में सुनने को मिला उन पर। तो मेरे पास एक कलेक्शन तैयार हो गया था। अच्छा। और बीच बीच में मैं कंटेम्प्रेरी कविताओं पर भी लिखना शुरू करती थी। बहुत सारी गज़लें लिखी मैंने, बहुत सारे मुक्तक लिखे। तो जब काफ़ी कुछ हो गया तो मैंने सोचा इनको पब्लिश कराऊं। तो 2 पार्ट में मैंने पब्लिश कराया। एक मेरी माइथोलॉजिकल कविताएं हैं और एक मेरी कंटेम्प्रेरी कविताएं हैं। अच्छा। तो दोनों बुक हैं मेरी। पिछले साल जुलाई में मेरी बुक पब्लिश हुई। किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? ये अभी तो मैंने कहीं, अभी इसको अमेजोन पे नहीं डाला है, अभी तो मेरे पास ही है। लेकिन मैंने बहुत ही जल्दी सोचा है मैंने इसे अमेजोन पर डालूंगी। अच्छा अच्छा जी, तो अवेलेबल हो जाएंगी। जैसा आपने बताया कि आप शायरी और कविता जी दोनों करती हैं। जी, ठीक है जी। दोनों में क्या अंतर है? कविता आप अपने भावों को आप जिस भी विधा में लिख सकते हैं वो कविता हो जाती है। आप मुक्तक में लिख सकते हैं, आप घनाक्षरी में लिख सकते हैं, आप कंटेम्प्रेरी अपने मन की बहर में लिख सकते हैं। सामान्यतया हिंदी शब्दों का प्रयोग होता है कविताओं में। जैसे हम लोग ने दिनकर जी को पढ़ा, वो जो कविताएं लिखते थे। और जो गज़लें होती हैं वो चूँकि वो बाहर से आई हैं, 7वीं 8वीं शताब्दी में वो ईरान से आई। फिर हमारे यहाँ 11वीं 12वीं शताब्दी में अमीर खुसरो साहब ने उसको बढ़ाया, धीरे धीरे लोकप्रिय हुई। तो वो सामान्यतः मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, जौक, ये लोग जो बड़े शायर हैं, उस्ताद शायर हैं, इन लोगों ने उर्दू में गज़लें लिखी। पर अब जब वो हिंदी उर्दू मिक्स गज़लें होने लगी, जब हम हिंदुस्तानी लोग उसको लिखना शुरू करें, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा हिंदी उर्दू मिक्स गज़लें लिखना शुरू किया। उसमें बहर का, रदीफ़ और काफ़िया, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि गज़ल जो है वो बहुत ही सांकेतिक चीज़ है, वो सपाट बयानी नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो हमें जो हम कहना चाहते हैं उसको हम सीधे सीधे ना कहकर कभी कभी उसे हम रूपक में, अलंकार में छद्म तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। समझने वाला समझ भी जाता है, नहीं समझने वाले नहीं भी समझ पाते हैं। तो ये गज़ल की, जहाँ तक मुझे समझ है, ये गज़ल की खासियत है, उसकी नज़ाकत उसकी सबसे बड़ी खासियत है। मैंने ये जो सवाल है बहुत लोगों से किया हुआ है, जितना इजी तरीके से और जितना डीपली आपने एक्सप्लेन किया, शायद मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे ही बोल देते, शायरी शायरी है, कविताएं कविताएं हैं, कोई मौसी मौसी बोल देता है। तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। कोई शायरी जो आपको, आपकी पसंदीदा हो? पूरी गज़ल तो लंबी हो जाएगी, मैं एक आध का सुनाती हूँ कि एक तरन्नुम में सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल, तरन्नुम में तो मैं चाह ही रहा हूँ, आप तरन्नुम में ही बेखुदी में तुम्हारा हर कहा हम मान लेते हैं, बेखुदी में तुम्हारा हर कहा हम मान लेते हैं, जो बातें दिल के अंदर हैं वे सारी जान लेते हैं। खुली आँखों से
मुझको कभी तुम देख ना पाए, खुली आँखों से भी मुझको कभी तुम देख ना पाए, हम आँखें बंद करके भी तुम्हें पहचान अरे लेते वाह, वाह, हैं, वाह। हम आँखें बंद करके भी तुम्हें पहचान लेते हैं। आँखों में बसा लूँगी मैं चश्मे नूर कर दूँगी, आँखों में बसा लूँगी मैं चश्मे नूर कर दूँगी, गज़लों में पिरो कर मैं तुम्हें मशहूर कर दूँगी। क्या बात है। ज़रा सा इल्तिज़ा पर तुम भी मेरी गौर कर लेना, तुम्हारी अर्ज़ियाँ भी मैं सभी मंजूर कर दूँगी, क्या बात है। तुम्हारी अर्ज़ियाँ भी मैं सभी मंजूर कर दूँगी। न छेड़ो दिल के तारों को पुरानी बात रहने दो, न छेड़ो दिल के तारों को पुरानी बात रहने दो, पर्दे में ही जख्मों से भरे जज्बात क्या बात, रहने दो, बहुत सुंदर। पर्दे में ही जख्मों से भरे जज्बात रहने दो, बुरे सपनों की आंधी ने उड़ाया है बहुत कुछ पर, मेरी यादों में वो सुंदर सुहानी रात रहने दो, मेरी यादों में वो सुंदर सुहानी रात रहने दो। बहुत बहुत कुछ। पुराने लोग लिखने वाले थे। पुरानी शायरी, पुरानी राइटिंग और आज की शायरी, आज की राइटिंग में क्या फ़र्क आया, क्या देखने को मिलता है? पुरानी शायरी जी को अगर हम आज 100 में 100 मार्क्स देते हैं, अच्छा, तो आज की शायरी को हम कुछ अच्छे शायर भी हैं जिनको कि हम 50-60 मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शायरी हम लोग कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कर रही है, उसमें डेप्थ का अभाव होता है। अच्छा, वो सामान्यतया क्या होता है, प्यार मोहब्बत ब्रेकअप इस पे ही लिखते हैं। और इसके लिए हम उनको दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं। वो यंग जनरेशन है, अभी वो इससे ज़िंदगी की ज़्यादा गहरी चीज़ों को वो अभी उन्होंने देखा ही नहीं है। तो उनकी जो शायरी है, उनकी जो थॉट है, उनका जो थॉट प्रोसेसिंग लेवल है, वो सब इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जबकि हम पुराने शायरों को जब हम सुनते हैं तो हम देखते हैं कि वो ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी सच्चाइयों पर लिखते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी को अनुभव से जिया है और जो पाया है, अच्छा। उस पर वो लिखते हैं। तो उम्र बढ़ना तो ज़रूरी है। अगर डिप्थ वाली बात लिखनी है तो आपको परिपक्व होना ज़रूरी है। अगर आप बच्चे हैं, अगर आपकी अभी आप 20s में हैं या 30s में हैं, तो आपने जो देखा है आप वही तक लिखेंगे। ये तो शायरी या कविता जो है, इसकी क्या शुरुआत इश्क मोहब्बत से ही होती है? सामान्यता सुमित्रा नंदन पंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। क्योंकि जब कहीं तकलीफ होती है तभी अंदर से कविता फूटती है। हाँ, ये बात तो सही कही। हाँ, ये बात तो ये तकलीफ किसी भी तरीके से हो सकती है। माँ बाप से बिछड़ने का गम हो सकता है, भाई बहन को खोने का गम हो सकता है, जीवन साथी को खोने का गम हो सकता है, इश्क मोहब्बत का गम हो सकता है, ज़िंदगी में असफलता मिले अपने करियर में, उसकी तकलीफ़ हो सकती है। तो कहीं तो इससे निकलती है कविता, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, जैसे अभी आप सुमित्रा नंदन पंत की बात करी आपने, ऐसे कई राइटर होंगे जिन्होंने कुछ बातें कही होंगी, आपके जहन में होंगी, कुछ बताइए उनके बारे में। प्रेमचंद जी जब बच्चे थे, 6-7 साल उनकी उम्र थी, तो मैंने पढ़ा कि उनकी माँ गुजर गई, तो उनके पिता ने दूसरी शादी की। तो जो उनकी विमाता थी, उन्होंने उनको वो प्यार नहीं दिया जिसकी उनको ज़रूरत थी बचपन में। तो ये जो उनके अंदर जो कमी रह गई माँ के प्यार की, वो कई उनकी कहानियों में ये दिखाई पड़ता है कि वो माँ के प्रेम को बड़ी शिद्दत से लिखते हैं। माँ क्या है, वो एक अपनी किताब में, एक कहानी में उन्होंने लिखा है कि माँ दाल रोटी है और पिता मोहन भोग है। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहन भोग हमको 6 महीना भी नहीं मिले खाने को, तो हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन दाल रोटी अगर एक टाइम नहीं मिले तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। तो माँ की तुलना उन्होंने बहुत साधारण सी चीज़ से की है, लेकिन वो साधारण सी चीज़
कितनी आवश्यक है जीने के लिए, इसको भी उन्होंने समझा दिया है अपनी कहानी में। तो ये है कहीं ना कहीं तकलीफ़ से निकलती है चीज़ें, या तो आप गद्य लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, लघु कथाएँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, या फिर आप शायरी लिखते हैं, या आप गज़लें लिखते हैं, या आप कविता लिखते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जिम्मेदार होता है। आपने कैसे स्टार्ट किया? क्या इमोशन था आपका? मैंने तो वैसे सबसे पहले जब मैंने कविता लिखी थी, वो जब इंदिरा गांधी गुजर गई थी, जब उनकी हत्या हो गई थी, तो हमारे कॉलेज की मैगज़ीन निकलने वाली थी। तो सब स्टूडेंट से कहा गया कि आप कुछ लिख के दीजिए। तो मैंने, बहुत दुखी थी मैं उस छोटी सी उम्र में, तो मैंने उन पर एक कविता लिखी और काफ़ी लंबी कविता थी। तो मैंने जब जमा की तो मैम ने कहा कि इतनी लंबी तो तुम्हारी ही छपेगी और किसी की नहीं छपेगी, इसको शॉर्ट करो। फिर मैंने उसकी कुछ पंक्तियाँ एडिट की, तो वो मेरी छपी थी। तो वो मुझे, मेरी जानकारी में वो पहली मेरी कविता थी जो मैंने लिखी थी, और दुखी होकर लिखी थी। उसके बाद तो फिर ज़िंदगी में जब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, कोई उससे अछूता नहीं रहा है, कोई उससे बचा नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी ही लिखी, तो लिखा मैंने। तो ज्योति मैम, ऐसा कहते हैं कि कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, चाहे सिंगिंग की हो, राइटिंग की हो, किसी की भी हो, उसमें घर वालों का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। बिल्कुल। आपके इस यात्रा में किसका सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है? जी, मैं कविताएं लिखती थी, डायरी में कहीं पड़ी रहती थी जी। उसका कोई अस्तित्व है भी कि नहीं मुझे ध्यान नहीं रहता था। कई तो मेरी गुम भी हो गई। तो लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ कलेक्शन हो गया है, तो बेटे से मैंने कहा कि मैं घर वालों को बैठा के सुनाती थी। अच्छा। आज मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, बैठ के सुनो। वो लोग सुनते थे। फिर बेटे ने कहा कि मम्मी, तुम जो हम लोग को सुनाती हो, क्यों नहीं तुम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हो? अच्छा। मैंने, कैसे होगा ये? तो मैं बनाऊंगा तुम्हारा। उसने मेरा यूट्यूब पर चैनल बनाया। अरे। और फिर मैंने उस पर अपनी वीडियोस छोटी छोटी बना कर मैंने डालना शुरू किया। ये करीब 1.5-2 साल चला। अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे। अच्छा। फिर मेरे बेटे के कंपनी ने पुणे शिफ्ट कर दिया, हम लोग पुणे आ गए। और पुणे आना, मुझे लगता है ऐसा कि बेटे के लिए कितना फ़ायदेमंद है, बहू के लिए कितना फ़ायदेमंद है मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। यहाँ इतनी अच्छी आर्ट एंड लिटरेचर का इतना अच्छा माहौल है। मैं कई ग्रुप से जुड़ गई और मैं वहाँ पर प्रोग्राम देने के लिए, पहले तो मैं इंटरेस्टेड थी तो मैं खुद जाती थी, फिर बाद में लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया, और हर जगह मेरे साहब हमारे साथ। हाँ, मैंने वो देखा है कि हर एक ओपन माइक में जी आपके हस्बैंड आपके साथ जी आते हैं, क्योंकि मैं कभी अकेले नहीं निकलती हूँ। अच्छा। उतनी आदत भी नहीं है, और शहर भी नया था तो बेटा नहीं निकलने देता, तो हर जगह मेरे साथ मेरे साहब जाते थे। और मैं तो इंजॉय करती थी अपना रिसाइटेशन, दूसरों का सुनना, पूरा प्रोग्राम, और वो मेरे साथ इंतज़ार करते थे, बैठते थे, फिर वापस मुझे लेकर आते थे। तो उनके सहयोग के बिना, परिवार के सहयोग के बिना, और बाकी जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, उन लोगों ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मेरे ससुराल के लोग, मेरे मायके के लोग, सब लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। अभी भी मैं कहीं कुछ क्लिपिंग भेजती हूँ तो बहुत खुश होते हैं लोग, बहुत शाबाशी देते हैं। तो बिना परिवार के सपोर्ट के, मदद के, खास करके कोई महिला आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, ये बात तो है। लड़कों के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। उनको अगर कहीं जाना है तो वो अपनी बाइक उठा लिए, गाड़ी उठा लिए, चले गए। पर किसी भी लेडीज़ के लिए परिवार का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। और मैं 2 पंक्तियाँ मैं अपने साहब को डेडिकेट करती हूँ कि तेरे बगैर तो मैं 2 कदम भी चल न सकूं, तेरे बगैर तो मैं 2 कदम भी चल न सकूं, तेरा वजूद लाजिम है इस सफ़र के लिए। क्या बात है? तेरा वजूद लाजिम है इस सफ़र के लिए। अभी जब ये जो आपने पंक्तियाँ बोली हैं, और अगर वो सुनेंगे कितना खुश होंगे, मतलब आपके साथ वो डबल जुड़ जाएंगे। चलो अभी कहाँ चलना है और चलते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आपने अभी बात करी कि लड़कों को इजीली सब कुछ इजीली मिल जाता है, लड़कियों को थोड़ा, लेकिन मेरा मानना ये है कि फिर भी लड़कियां आगे हैं जी। ऐसा क्यों है? या तो उनको ऐसा लगता है कि कम चीज़ में मुझे इतना मिल रहा है तो डेडिकेशन के साथ काम करें, ऐसा है क्या? जी देखिए, मैंने देखा है कि इक्वल फुटेज पर भी लड़कों की तुलना में लड़कियां अपने कैरियर को अपना 100% देती हैं जी। अब इसके पीछे ये भी साइकोलॉजी हो सकती है कि मुझे कुछ बनना है,
मुझे ज़िंदगी में ये मम्मी पापा मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो ये वेस्ट ना हो जाए उनका, तो वो फुल डेडिकेशन से पढ़ती हैं। लड़के भी पढ़ते हैं, लेकिन लड़कों के पास थोड़ा और भी चीज़ों के थोड़ा डाइवर्ट भी होते हैं कई बार। थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना भी है, थोड़ी मूवी भी देखना है, थोड़ी पार्टी भी करनी है। तो और जो आप बोल रहे हैं कि महिलाएं आगे हैं, ये भी हो सकता है कि उनके अंदर कैरियर बनाने के प्रति जो ललक है, कहीं वो पीछे छूट गई है जो ज़िंदगी की यात्रा में, वो अगर उनको मौका मिल रहा है तो वो दोबारा उसको छोड़ना नहीं चाह रही हैं। चाह रही हैं किसी तरह मैं इसको अपनी पूरी जी जान लगा के मैं इसको पाने की कोशिश करूं। ये कारण हो सकता है उसके पीछे। आप बात करते हैं आपकी बुक्स की। जी ठीक, आप मेरे ख्याल से लेके भी आई हैं जी। इनके बारे में थोड़ा बताइए, और इनमें से आपका कोई पसंदीदा जो छंद है, कविता है जी, वो सुनाइए। ये मेरी पहली कविता का संग्रह है 14 रत्न। 14 रत्न। अच्छा। तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। अच्छा। जब देवताओं और असुरों ने उनको समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकले। तो मेरी कविता इस संग्रह में ऐसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन 14 लंबी कविताएं हैं जो मैंने या तो रामायण से प्रेरित हैं, या महाभारत की कहानी से प्रेरित हैं, या दूसरी किसी घटनाओं से, पौराणिक घटनाओं से प्रेरित हैं। तो मैंने इसलिए इसका नाम रखा 14 रत्न। इसमें मेरी पौराणिक कविताएं हैं। और ये जो है एक कविता संग्रह जिसका नाम है कौन रोया रात भर। अच्छा। इसमें मैंने कंटेम्प्रेरी, मुक्तक, छंद, गज़लें, छोटी छोटी कविताएं, स्पॉन्टेनियस जो भी मेरी कलम से निकला उसको मैंने सुनाइए। इसका मैंने संग्रह किया है। सुनाइए कुछ। एक घनाक्षरी छंद पर है कि मधुर सरस और अति कर्ण प्रिय जैसे वैसे किसी देवता का नाम लगते हो तुम। मधुर सरस और अति कर्ण प्रिय जैसे वैसे किसी देवता का नाम लगते हो तुम। जिंदगी के पृष्ठ पर जो प्रेम कथा लिखी गई पूर्ण उस कथा के विराम लगते हो। क्या बात है, क्या बात है। सांवली सी छटा जैसे छाए कोई घटा लट चेहरे से हटा अभिराम लगते हो तुम। सांवली सी छटा जैसे छाए कोई घटा लट चेहरे से हटा अभिराम लगते हो तुम। और होठों पे न बांसुरी न मुकुट न मोर पंख, फिर भी मुझे तो घनश्याम लगते हो तुम। फिर भी मुझे तो घनश्याम लगते हो तुम। ये मुझे बहुत ही पसंद है। और एक कहती हूँ कि कभी कोई गीत बन जाए, कभी कोई छंद हो जाए, कभी कोई गीत बन जाए, कभी कोई छंद हो जाए, हृदय जब प्रेम सरिता का जरूरतमंद हो जाए। वाह वाह। खुशबू बन के बिखरे सांसों का कोई संवाद मध्यम सा, तुम्हें छूकर जो गुजरे गंध वो मकरंद हो जाए। वाह, क्या बात है। उसे ताकत है लकड़ी भेदने की पर जरा सोचो। उसे ताकत है लकड़ी भेदने की पर जरा सोचो। कमल के फूल में कोई भ्रमर क्यों बंद हो जाए। कमल के फूल में कोई भ्रमर क्यों बंद हो जाए। और एक है कि सख्त हकीकत से टकराने से पहले आंखों में एक ख्वाब सुहाना पला देर तक। सख्त हकीकत से टकराने से पहले आंखों में एक ख्वाब सुहाना पला देर तक। तुमने मुझसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मैं तो फिर भी साथ तुम्हारे चला देर तक। तुम जो गए तो सारी रौनक चली गई, मुझको घर का वह सूनापन खला देर तक। वाह वाह, बहुत अच्छा। सच पूछो, बहुत अच्छा ख्याल है। सच पूछो तो तय कर पाना मुश्किल था, मैं या शम्मा कौन रात को जला देर तक। क्या बात है। सच पूछो तो तय कर पाना मुश्किल था, मैं या शम्मा कौन रात को जला देर तक। पुस्तक में ये सब इसी पुस्तक में क्या बात है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है ये, बहुत अच्छा। और एक सुनाती हूँ कि अपने अहंग को हवा दो, मगरूर होकर देख लो। अपने अहंग को हवा दो, मगरूर होकर देख लो। चाहो तो इंसान बादस्तूर होकर देख लो। तुम्हें भी हमारी अहमियत समझ में आ जाएगी। तुम्हें भी हमारी अहमियत समझ में आ जाएगी। कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर होकर देख लो। वाह 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 वाह। कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर होकर देख लो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और शोहरत के फायदे तो सभी जानते हैं मगर, शोहरत के फायदे तो सभी जानते हैं मगर, शोहरत के क्या नुकसान है मशहूर होकर देख लो। क्या बहुत खूबसूरत। शोहरत के क्या नुकसान है मशहूर होकर देख लो। और
कुछ और इतना सब याद है, बहुत मुश्किल होता है इतना सब याद कर पाना। ऐसा नहीं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, पर हद से ज़्यादा झुकना मेरी आदत नहीं है। क्या बात है। हद से ज़्यादा झुकना मेरी आदत नहीं है। मेरे भी जज्बात का ख्याल कीजिए, दिल तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत है। मेरे भी जज्बात का ख्याल कीजिए, दिल तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। और वैसे तो हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, वैसे तो हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, पर आज ज़रा सी ठेस से टूटे हुए हैं हम, पर आज ज़रा सी ठेस से टूटे हुए हैं हम, जिन्हें फ़र्क पड़ता हो मेरी खामोशियों से, मना लें वे मुझे आकर रूठे हुए हैं हम। वाह वाह, मना लें वे मुझे आकर रूठे हुए हैं बहुत हम। सुंदर। मुझे एक बात बताइए जी, कविताएं लिखते वक्त जी, जैसे शायरी लोग लिखते हैं जी, तो कहते हैं काफिया रदीफ का जी, ख्याल रखो, जी, ठीक है, उसके जी, समान जो शब्द हैं जी, वर्ड, जी। ये कैसे याद रहते, कैसे आते हैं? कोई ऐसा इसकी कोई डिक्शनरी है, शब्दकोश है? आपको कैसे समझ आता है कि इसके समान वर्ड है? जैसे आजकल के कुछ लोग, नए लोग हैं, उनको तुकांत कविताएं होती हैं, आपको जी, पता ही होगा, जी, ठीक? जी, जी। अब अगर आपको तुकांत में लिखना है तो सब पूरा 1 मीटर में होना चाहिए, और तुकांत है तो वो पूरी एक कहानी होनी चाहिए, हर एक छंद अलग हो सकता है, या हर एक शेर अलग अलग हो सकता है। वो क्या ऐसा चीज़ है जो ध्यान में रख कर के चीज़ें करनी चाहिए? मैंने जब भी लिखा है तो मैंने तुकांत ही लिखा है। अच्छा। मुझे आज तक अपनी 15, 16, 17 साल की जर्नी में मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक ही कविता मैंने अतुकांत लिखी थी। अच्छा, वो काफ़ी पहले। अच्छा। उसके बाद से मैंने हमेशा उसको वर्स में ही लिखा वर्स है, में लिखा है। वर्स में लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कविता की आत्मा अगर कहीं है तो वो वर्स में ही है, नहीं तो फिर वो गद्य हो जाएगी। नहीं तो ये जितने भी समान वर्ड हैं, इनको कैसे याद कर, या कहीं आप लिखते हो, कैसे याद करते, कैसे समझ में आता है कि इसका आगे वाला जो शब्द ऐसा आना चाहिए, हाँ, मिलता जुलता होना चाहिए? पहले से उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, कि अगर हमने ये, जैसे मेरी ये है ना कि बहुत सी अनकही बातों को भी अक्सर समझते हैं, बहुत सी अनकही बातों को भी अक्सर समझते हैं, आपको हम आपसे बेहतर समझते क्या बात हैं। है, अक्सर और बेहतर। तो ये मिल गया। अब मैं जैसे 2 लाइन मिल गई, तो अब मैंने सोचा कि अगर इसमें मैं और एक आध शेर जोड़ूं तो मुझे इससे मिलता जुलता कोई रदीफ काफिया चाहिए मुझे। तो फिर मैं उस पर वर्क करती हूँ, फिर उस पर थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ी उसकी तफ्शीश करनी पड़ती है कि आगे क्या ऐसा जोड़ा जाए। मूल मंत्र कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर कोई भी मक्ता, कोई शेर अगर आया है तो उस समय आप लिख लो और उसको छोड़ दो। हाँ, फिर कभी कोई ख्याल आए, उससे मिलता जुलता हुआ कोई शब्द मिल जाए, उससे तुकांत मिल। कुछ और तरन्नुम में कुछ बढ़िया सुनाइए, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जिन्हें सुनना नहीं आता बहुत आवाज़ करते हैं, जिन्हें सुनना नहीं आता बहुत आवाज़ करते हैं, वे कहते हैं कि हम अक्सर उन्हें नाराज़ करते हैं, वे कहते हैं कि हम अक्सर उन्हें नाराज़ करते हैं। मोहब्बत में शिकायत का कोई कब तक बुरा माने, लिहाजा उनकी बातें हम नज़रअंदाज करते हैं, लिहाजा उनकी बातें हम नज़रअंदाज करते हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं तरन्नुम में नहीं है, पर एक गज़ल है जो शायद इसमें, वो मैं आखिरी में आपको सुना दूंगी। तो ये जो गज़ल फॉर्म है आपका लिखने का, जी, कोई पर्टिकुलर बहर होती है उसी में को ध्यान में रख के लिखते हैं, या फिर किसी भी बहर में? मैंने छोटी बहर में भी लिखी है, हाँ। बड़ी बहर में भी लिखी है। अच्छा अच्छा। एक गज़ल कितने शेर की होनी चाहिए? कम से कम 5 या 6। 5 या 6, अच्छा। मिनिमम 5 तो होना ही चाहिए। कंप्लीट माना जाता है? कंप्लीट माना जाता है। अच्छा। मेरी कुछ गज़लें ऐसी हैं जो भी 2 या 3 शेर लिख के रुकी हुई हैं, उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि मुझे एक मतलब 2 शेर सुनाती हूँ कि दास्ताने गुल बहारों की कहानी क्या कहें, दास्ताने गुल बहारों की कहानी क्या कहें, कश्मकश से रूबरू है जिंदगानी क्या कहें। क्या बात है, क्या बात है।
खुशबुओं से अपनी कोना कोना करके तरबतर, खुशबुओं से अपनी कोना कोना करके तरबतर, मुरझा रही है आज फिर एक रात रानी, क्या कहें, वाह वाह, क्या कहें, वाह वाह, मुरझा रही है आज फिर एक रात रानी, क्या कहें। और जिंदगी का पूरा दस्तावेज है आंखें मेरी, जिंदगी का पूरा दस्तावेज है आंखें मेरी, तुम ही पढ़ लेना इन्हें अपनी ज़बानी, क्या कहें, क्या बात है, वाह। तुम ही पढ़ लेना इन्हें अपनी ज़बानी, क्या कहें। तो ये 2 शेर है और इसमें कम से कम 3 शेर और अगर मिल जाए तो ये पूरी गज़ल मुकम्मल हो जाएगी। हो जाएगी। ये रुबाइयाँ और शेर में क्या अंतर होता है? रुबाइयों के बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन शेर यही है जो एक गज़ल में पूरी बात मुकम्मल हो जाए 2 पंक्तियों में, वो एक शेर है। जैसे हिंदी में दोहा लिखते हैं तो उस 2 ही पंक्तियों में पूरी बात कंप्लीट हो जाती, कुछ बाकी नहीं रहता है अगले दोहे के लिए, और 2 दोहों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। रहीम कवि ने, कबीरदास जी ने जितने भी दोहे लिखे हैं, हर एक दोहे में एक बात कही गई है। उसी तरह शेर में एक बात कही जाती है, अगले शेर से पिछले शेर का कोई लिंक नहीं होता है। लेकिन जब हम नज़्म लिखते हैं तो नज़्म में पूरी नज़्म एक विषय पर लिखी जाती है, कहानी होनी चाहिए, कहानी की तरह होनी चाहिए, लिंक्ड है। अगली 2 पंक्तियों का इस 2 पंक्तियों के साथ संबंध है, आगे की कहानी उसमें कही गई है। तो शेर यही है कि एक मतला हो, मतले में आपका दोनों काफिया सेम हो। शेर में आपका दूसरी पंक्ति में जो मिसरा है, मिसरा उला, मिसरा सानी जिसको कहते हैं, तो मिसरा सानी में जो आपका काफिया है वो आपके मतले के काफिये से मैच करना चाहिए, रदीफ सारे में सेम होने चाहिए। तो 5 या 6 या 7 शेर मिला के आप एक गज़ल पूरी कह सकते हैं। अच्छा जी। आज के जो शायर हैं अभी के, इनमें आप इनको अच्छा मतलब सोचती हैं कि ये आज के टाइम में बेस्ट कर रहे हैं, नाम लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहेंगे, बताइए। मैं कुछ यूट्यूब पर सुनती हूँ तो एक पाकिस्तान का ग्रुप है, नज़म फॉलोज करके है जी, उसमें कुछ लोग बड़े अच्छे आते हैं, 2-3 का तो नाम मुझे याद भी है। अभी एक दुबई का मुशायरा हुआ था, उसमें मैंने अबरार काशिफ साहब को सुना, अम्मार इकबाल साहब को मैं सुनती हूँ, बहुत बेहतरीन लिखते हैं। उमैर नज़मी हैं, भी बहुत अच्छा लिखती हैं, शायरा हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी कंटेम्प्रेरी में राजेश रेड्डी साहब हैं। राजेश रेड्डी साहब हैं तो साउथ के, हाँ। लेकिन हिंदी में उन्होंने शायद MA भी करा है और बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं राजेश रेड्डी साहब। मैं मिला था एक फंक्शन में, राजेश फंक्शन में मिले थे आप, हाँ। और वरुण आनंद हैं, आलोक श्रीवास्तव हैं, चिराग जैन हैं, जो आजकल के नए लड़के हैं जो अच्छे स्वयं श्रीवास्तव हैं। आलोक श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। वो तो निजामत करते हैं, अंदाज़े बयां और में निजामत में भी बैठते हैं। तो इन लोगों का सुनना अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद आते हैं मुझे। उसमें से कुछ दूसरी वाली बुक जो है 14 रत्न में से कुछ बताइए। जी, अंतिम पंक्ति पेज पर एक छोटी सी रचना है जी। रघुनाथ, चित्त नित श्री राम की ही शरण रहे, चित्त नित श्री राम की ही शरण रहे, प्रेम सहित भक्तिपूर्ण आचरण रहे। वाह वाह। प्रेम सहित भक्तिपूर्ण आचरण रहे। और विनती मेरी एक है रघुनाथ आपसे, हृदय मेरी एक है रघुनाथ आपसे, हृदय में निवास आपका आमरण रहे। क्या बात है, वाह। हृदय में निवास आपका आमरण रहे। सहिष्णुता की प्रथा रखी, सहिष्णुता की प्रथा रखी, स्मित के पीछे व्यथा रखी। वाह। कहने का कोई मूल्य न था तो मन में अपनी कथा रखी। क्या बात है। कहने का कोई मूल्य न था तो मन में अपनी कथा रखी। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि इस धरा पर वैसे पावन धाम के आलोक में, इस धरा पर वैसे पावन धाम के आलोक में, 7वें अवतार के सतकाम के आलोक में, वाह वाह, प्राण मानो लौट आए थे सभी पूर्ववासियों में। जब 14 वर्ष के बाद राम जी वापस आए, प्राण मानो लौट आए थे सभी पूर्ववासियों में, हृदय प्रकाशित थे मनोहर नाम के आलोक में। वाह वाह। और दीपमाला से सुसज्जित घर हुए थे इस तरह,
दिन भी धूमिल हो गया था शाम के आलोक में। क्या बात है। दिन भी धूमिल हो गया था शाम के आलोक में, वर्षों का छाया हुआ वह तम अचानक छट गया, झिलमिल अयोध्या हो गई थी राम के आलोक में। क्या बात है। झिलमिल अयोध्या हो गई थी राम के आलोक में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बांसुरी पर कुछ पंक्तियां हैं। जी सुनाइए। क्या सोचती है बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी, कि रहूं कृष्ण के निकट बागवन पनघट, कैसे नित नई युक्ति का शोध करे बांसुरी। क्या बात है। कैसे नित नई युक्ति का शोध करे बांसुरी, और श्याम से मिला के सुर बजती रही मधुर, नहीं किसी बात का विरोध करे बांसुरी। क्या बात है। नहीं किसी बात का विरोध करे बांसुरी, बाल्य लीलाओं का 16 कलाओं का जग को करा के स्वयं बोध करे बांसुरी। बहुत बढ़िया। जग को करा के स्वयं बोध करे बांसुरी, और राधा से लड़ाई देख ऐसी निठुराई देख, कृष्ण से भी कभी कभी क्रोध करे बांसुरी। क्या बात है। वाह वाह। कृष्ण से भी कभी कभी क्रोध करे बांसुरी। कृष्ण के बचपन के सुंदरता पर, जी, बाल काल की सुंदरता पर, सिर मोर पंख धारे कारे नैन कजरारे, मत वाले अलकों के झोल मन भावने। ये मैंने मनहरन घनाक्षरी पर लिखा है। जी, इसमें 8 8 8 और 7 मात्राएं होती हैं। सिर मोर पंख धारे कारे नैन कजरारे, मत वाले अलकों के झोल मन भावने, धूल मिट्टी खाए जसुमती ऋषि आए, बोले तोतले से मीठे मीठे बोल मन भावने। वाह 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 वाह। बोले तोतले से मीठे मीठे बोल मन भावने, ग्वालन के साथ लिए घूमे दोनों हाथ लिए, रोटी संग लड्डू गोल गोल मन भावने। क्या बात है। और सुध बुध बिसराए नवनीत लपटाए, देखो भरे भरे कान्हा के कपोल मन भावने। बहुत बढ़िया। भरे भरे कान्हा के कपोल मन भावने। और शिव स्तुति पर लिखा था मैंने कि 12 ज्योतिर्लिंग जहानित अविनाशी शिव की नगरी। जी। 12 ज्योतिर्लिंग जहानित अविनाशी शिव की नगरी, महादेव के त्रिशूल पर टिकी कैलाशी शिव की नगरी। शशि शेखर हैं जहां विराजते, धारे मयंक डमरू भुजंग, दशाश्वमेध के तट पर बसी है वह काशी शिव की नगरी। दशाश्वमेध के तट पर बसी है वह काशी शिव की नगरी। बहुत सुंदर है। एक कैकई पात्र है। जी सुनाइए। बहुत कम लिखा गया है उनके ऊपर। हाँ, सुनाइए। उनको हमेशा निगेटिव किरदार उनको दिखाया गया है, पर मैं उनकी कुछ विशेषताओं को 4 पंक्तियों में कहती हूँ कि तनया एक श्रेष्ठ राजवंश की थी और दशरथ की अति प्रिय भामिनी थी कैकई। देवासुर युद्ध में राजमहल छोड़कर पति की सतत अनुगामिनी थी कैकई। बहुत बढ़िया। बुद्धि की प्रखर रूप रंग रुचिकर अति प्रतिभावान एक कामिनी थी कैकई। बुद्धि की प्रखर रूप रंग रुचिकर अति प्रतिभावान एक कामिनी थी कैकई। गुण संपन्न थी पर रहा एक दोष भी कि थोड़ी सी हठीली अभिमानिनी थी कैकई। थोड़ी सी हठीली अभिमानिनी थी कैकई। और लंका जो जल गई जी। तो कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि बाग बर्बाद हुआ सुना जब रावण ने, बाग बर्बाद हुआ सुना जब रावण ने, बहुत ही क्रोध में थी भ्रिकुटी तनी हुई। पुत्र के आहत होने का जो समाचार मिला, फिर तो बहुत पीड़ा उसकी घनी हुई। फिर तो बहुत पीड़ा उसकी घनी हुई। वानर को पेश करो शीघ्र मेरे सामने, थी दंड देने वाली बात मन में ठनी हुई। और फिर तो वो काम हुआ, ऐसा परिणाम हुआ, जल गई लंका जो थी सोने की बनी हुई। क्या बात है। जल गई लंका जो थी सोने की बनी हुई। वाह, बहुत अच्छी बुक है ये। और जब अशोक वाटिका में सीता जी इंतजार कर रही हैं कि राम जी को पता चले और मुझे वहां से छुड़ा कर ले जाएं, तो जब क्या हुआ वहां पर, हनुमान पहुंचे जब वाटिका अशोक में, हनुमान पहुंचे जब वाटिका अशोक में, प्रभु नाम सुमिरन में लीन दिखी जानकी। प्रभु नाम सुमिरन में लीन दिखी जानकी, और राम से बिछुड़ते ही प्राण क्यों न तज दिए, यही सोचकर गमगीन दिखी जानकी। क्या बात है। तरुवर अशोक से अंगार मांगती हुई, तरुवर अशोक से अंगार मांगती हुई, अपनी दशा पे बहुत दीन दिखी जानकी, अपनी दशा पे बहुत दीन दिखी जानकी। और जिससे धरा का हर वीर भयभीत था,
उसी के समक्ष भयहीन दिखी जानकी। वाह वाह, जिससे धरा का हर वीर भयभीत था, उसी के समक्ष भयहीन दिखी जानकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हनुमान जी पर जी कुछ पंक्तियां कि जैसे कोई नगपति आभा लिए स्वर्ण की, जैसे कोई नगपति आभा लिए स्वर्ण की, तन है विशाल अतुलित बलवान है, पवन के सुत हैं वानरों के कुलपति, राम के अनुज प्रिय भरत समान है। बहुत अच्छा। राम के अनुज प्रिय भरत समान हैं, लखन को बचाने वाले संजीवनी लाने वाले, चतुर सुजान सारे गुण के निधान हैं, रघुपति के प्रिय दूत कहलाने वाले, ज्ञानियों में अग्रगण्य स्वयं हनुमान क्या है। बात है, क्या ज्ञानियों में अग्रगण्य स्वयं हनुमान बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये सोचता हूँ जी कि भारतवर्ष में लिखने के लिए हमारे पास इतना कंटेंट है कि उसको हर तरीके से, किस तरीके से लिखा जा सकता है। बहुत कंटेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट की कमी नहीं है हमारे सब्जेक्ट पास। की कमी नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसको नए तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। अब बात करूंगा आपकी कविता की जो यात्रा है। आपने जब पहले बताया 15 साल पहले जो आपने लिखा था, और जो आप जो लिख रही हैं, इसमें क्या कितना मैच्योर हुआ है आपका ये जी वर्क? मैं आज अगर अपनी 2 साल पुरानी कविता को भी फिर से मैं पलटती हूँ, उसमें से कुछ छप भी गई हैं, प्रकाशित हो गई हैं, तो मुझे उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके बजाय ऐसा होना चाहिए था। तो वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप किसी काम को करते हैं, आप उसमें परफेक्ट होते जाते हैं। तो ये धीरे धीरे ये परफेक्शन आ रहा है। आज जो लिख रही हूँ बहुत संभव है कि 2 साल या 4 साल बाद मुझे लगे कि यहाँ पर ये कमी थी, इसको मुझे ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था जी। ये उसको और मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। मुझे ये समझ हो सकता है आज से 4 साल बाद मेरे अंदर आए। तो ये एक जर्नी है जो हमेशा निरंतर कंटिन्यूअस आदमी को ज़्यादा मैच्योर करती है, उसकी समझदारी मैच्योर होती है, उसका वो जो आर्ट फॉर्म है, जो क्षमता है उसकी, जो कैलिबर है उसके अंदर, वो मैच्योर होता है और वो पॉलिश होता जाता है धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा। 5 साल पहले जो लिखा था वो मुझे आज गलत लगता है। ये मतलब वही है, एक प्रोसेस है। जब आपको समझ में आता है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता तो और ये और अच्छा होता, और बढ़िया हो जाता। सही बात है। ये प्रोग्रेस होने की एक बहुत बड़ी मिसाल है जी। अब बीइंग ए लेडी, बीइंग ए वुमन, बीइंग ए मदर, जो लोग इस फील्ड में हैं, शायर हैं या लिखना चाहते हैं या लिख करके, जैसे बहुत से आजकल देखते हैं कि डिप्रेशन रेट बहुत आगे बढ़ रहा है, खास करके लड़कियों में ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। आप कुछ मैसेज दीजिए कि कैसे करना चाहिए, कैसे सपोर्ट अपने आप को ओवरकम करना चाहिए। अगर कोई लड़की है या लिखना चाह रही, अपने फैमिली से कैसे बात करनी चाहिए कि मैं ये कहना चाहूँगी अपने सभी सुनने वाली जो महिला वर्ग हैं कि आपके अंदर जो भी आपकी हॉबी है, जो भी शौक़ है, सिर्फ लिखना ही नहीं, अगर आप किसी दूसरे फील्ड में भी कुछ करना चाहती हैं, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग का काम अच्छा लगता है, कपड़े डिज़ाइन बुटीक का काम पसंद आता है, किसी को फोटोग्राफी पसंद है, किसी को फ्लावर मेकिंग पसंद है, तो आप उस शौक़ के थोड़ा वक्त निकालिए। घर गृहस्थी का जो उलझने हैं वो ख़त्म नहीं होंगी कभी भी। उसमें से आप थोड़ा अपने लिए समय निकालिए और वो काम करिए जो आपको पसंद है। वो आपको काम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यही होती है कि जो काम हम पसंद करते हैं, जब हम वो करते हैं तो उसमें हम थकते नहीं हैं। जी जी जी, वो हमें और एनर्जी देता है। तो आप अपने हॉबी को अपने परसू करिए, उसके लिए समय निकालिए और घर वालों से रिक्वेस्ट करिए कि आपको थोड़ा उसमें आगे बढ़ने का अगर कहीं कोई रास्ता है तो आपको वो सपोर्ट करें, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। इससे दोनों ही चीज़ होंगी, आप खुश रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप खुश रहेंगी और आपका जो खाली समय है वो इधर उधर की बातें सोचने में, अपनी कोई निराशाजनक बातें सोचने में न लगेगा और आप इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने इस काम को आप आगे बढ़ा सकती हैं। और घर वाले का सपोर्ट होगा तब तो आप बहुत ही आगे जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है? किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लिखना चाहते हैं, जी, मैंने लिखने से पहले बहुत पढ़ा है। मेरी पढ़ने की इतनी आदत थी कि आप समझिए कि 10-12 साल की उम्र से
मैंने प्रेमचंद जी के जो कथा संग्रह है मानसरोवर, उसका 8 भाग है, हमने, मुझे लगता है कि मैंने 4-5 भाग में पढ़ चुकी। शिवानी का उपन्यास जी, मेरे पापा अपने लाइब्रेरी से लाते थे। वो उम्र समझने की नहीं थी, बहुत वो क्लिष्ट और गूढ़ लिखती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने की रुचि थी। तो कई उपन्यास शिवानी का मैं 14-15 साल की उम्र तक पढ़ गई। फिर मैंने काव्य संग्रह पढ़ना शुरू किया, मैंने रश्मि रथी पूरा पढ़ा, मैंने कामायनी पढ़ी। इससे कुछ नहीं होता है, आपके अंदर जितनी बातें जाएंगी, जितना आपका जो जिसको बोलते हैं कलेक्शन, तो नए नए शब्द हम सीखते हैं जब हम बड़े लोगों की रचनाएं पढ़ते हैं, गद्य या पद्य दोनों ही फॉर्म में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पद्य ही पढ़ें। तो हम नए नए शब्द सीखते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं, तो वो से हमारी कविता का जो स्ट्रक्चर है वो रिच होता है। हमारे पास शब्द होंगे तभी हम काफ़ी ढूंढ पाएंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। पर्यायवाची शब्द हमारे पास होने ज़रूरी हैं। जब हम लिखने बैठते हैं तो कभी अगर हम आसमान लिखना चाहते हैं, तो अगर आसमान वो बहर में बैठ नहीं रहा है तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है। हम गगन, नभ, अंबर, व्योम, व्योम कुछ भी लिख सकते हैं, पर हमें ये 5 शब्द 6 शब्द कम से कम जानना जरूरी है ना। तो उसी प्रकार अपने हिंदी व्याकरण, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी व्याकरण आपका शुद्ध होना चाहिए, आपके पास शब्दों का संग्रह बहुत बड़ा होना चाहिए, और सबसे ऊपर है अभिव्यक्ति की क्षमता। सही बात है। आप जो महसूस कर रहे हैं उसको शब्दों में कैसे ढालें, ये क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ तो ऊपर वाला देता है, कुछ हम अपने प्रयास से भी उसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं। अब वक्त ये है जी कि देखिए, बातें अगर करो तो हमारा लिटरेचर इतना वास्ट है कि हम इस पे बात करते ही रहते हैं। इस पॉडकास्ट को यहीं पे समापन करते हैं। और सांवले शब्द की एक परंपरा ये है कि हम शुरुआत जो करते हैं आपकी ही मनपसंद पंक्तियों से करते हैं, और जब समापन का टाइम आता है तो कुछ पंक्तियों से ही करते हैं। तो इसका जो समापन है जी कुछ पंक्तियों से करते हैं। एक छोटी सी गजल रखती जी बिल्कुल, सुनाइए। है मुख्तसर सी ज़रूरत गुज़र बसर के लिए, है मुख्तसर सी ज़रूरत गुज़र बसर के लिए, चिराग एक ही काफ़ी है मेरे घर के लिए। हमें तो शौक नहीं है किसी अदावत का, हमें तो शौक नहीं है किसी अदावत का, तुम्ही ने ढूंढ ली तोहमत हमारे सर के लिए। वो आंधियाँ जो चली शाखें कितनी टूट गई, वो आंधियाँ जो चली शाखें कितनी टूट गई। कहाँ मुफीद था वो मौसम किसी शजर के क्या बात लिए। है, क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। वो खुश नसीब हैं पहलू में जिनके हैं दरिया, वो खुश नसीब हैं पहलू में जिनके हैं दरिया। मिली किसी को तिश्नगी है उम्र भर के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और शेर बहुत जिंदगी से जुड़ा हुआ इरशाद कि किसी तरह से जुटा ली है सर पे छत हमने, किसी तरह से जुटा ली है सर पे छत हमने। कहाँ से लाए सजावट दीवारों दर के लिए। क्या बात है। कहाँ से लाए सजावट दीवारों दर के लिए। और आखिरी शेर कि तेरे बगैर तो मैं 2 कदम भी चल ना सकूं, तेरे बगैर तो मैं 2 कदम भी चल ना सकूं। तेरा वजूद लाजिम है इस सफ़र के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तेरा वजूद तो लाजिम है इस सफ़र के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुनाया आपने। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर ज्योति कृष्ण मैम। और सबसे अच्छी बात ये है
इनको जवानी इतना याद है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं शायद पढ़ के बोला होगा, और इतना नॉलेज है। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आप आई सांवले शब्द के स्टूडियो में, और एक बार फिर हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। जी ज़रूर। ठीक है? और अगर आप राइटर हैं, आपको लिखने का शौकीन है, आप लिखते हैं, तो आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं सांवले शब्द के इंस्टाग्राम पेज पे। मैम आप अपना भी इंस्टाग्राम पेज बता दीजिए ताकि ये लोग आपको ज्वाइन कर पाएँ। जी मेरे इंस्टाग्राम है डॉक्टर ज्योति कृष्ण, काव्यांजलि डॉक्टर ज्योति कृष्ण, और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम को फॉलो कर लीजिएगा। और आप लिखने के शौकीन हैं और शायरी करने के शौकीन हैं, लिखते हैं, तो आप ज़रूर हमें फॉलो करें। और फिर मिलते हैं अगले राइटर के साथ, अगले कवि के साथ, अगले शायर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।